जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर से ये मान के चलें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर कवर होंगे आपके। पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 3 क्वेश्चन इससे लगभग आते हैं, मतलब 12 नंबर लगभग इससे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए टाइम को बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अगर हम किसी क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज रख दें, क्या करें, क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज रख दें तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये पूछा है। ठीक है, तो मैं वैसा क्यूब बना लेता हूं और इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यूब ले लिया, इसका साइड कितना है, ए है। अब मैं यहाँ पे चार्ज रख रहा हूँ कॉर्नर पे, कितना चार्ज रख दिया मैंने, स्मॉल क्यू रख दिया। अब पूछा है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अगर कॉर्नर की बात हो तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 1/8 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/8 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब बात किसकी होती है, कॉर्नर की। ये लिख लेते हैं चार्ज एट कॉर्नर, चार्ज एट कॉर्नर। जब कॉर्नर पे चार्ज होगा तो ये होगा। अब इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल तो इसका आंसर ये हो गया। और भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन देख लें हम। जैसे कि अगर मान लो कभी ऐसा हो कि मिड पॉइंट पे रख दे, ये हमने एक क्यूब ले लिया, क्यूब के मिड पॉइंट पे यानी कि बीच में हमने क्या करा, एक चार्ज रख दिया हमने कैपिटल क्यू। अब पूछे टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो इसके लिए ये पहला डायग्राम है ना, इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा उसे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन 0। दूसरा इसी में पूछा जाता है, मान लो एक फ्लक्स से चार्ज पूछे तो फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, एक फेस से अगर पूछेगा फ्लक्स तो कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 6 का। तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इक्वल टू 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 सरफेस मिलेंगी, क्यूब में कितनी सरफेस, 6, तो एक से कितना आया, 1/6। यही एक और पूछा जाता है कि मान लो आपसे 2 अपोजिट फेस का पूछे, फॉर 2 अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस। अगर 2 अपोजिट फेस का पूछे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 क्यू बाय एप्सिलॉन 0। 2 अपोजिट फेस के लिए क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 सरफेस के लिए तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 1/3 बचेगा। एक और आता है, इसी में अगर मैं ऐसा करूं, जैसे कि मैंने क्यूब के अंदर क्या रख दिया, ये क्यूब ले लिया ऐसे। अब मैंने क्यूब के अंदर क्या रखा, डायपोल रख दिया। यहां क्या रखा हमने, डायपोल रख दिया ऐसा, एक चार्ज प्लस क्यू एक माइनस क्यू। अब आपसे पूछा डायपोल जब रखा है तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज डायपोल का, डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0। नेट चार्ज डायपोल का 0 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो जो पॉसिबिलिटी वो मैं इसमें बता दे रहा हूं, है ना। अगर साइज क्यूब का डबल कर दे, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस देन फ्लक्स जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, देन फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ पैटर्न है पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। ये एक सिलेंडर गिवन है, इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। कर्व सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, भाई ऐसा सिलेंडर है, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ, और ये जो सरफेस है कैसा है, कर्व है। तो कर्व वाले का फ्लक्स बताया है, फाई है। ठीक है, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए विल बी। ए वाले से फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है, ए वाले से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो हमें एक चीज पता है कि जो टोटल फ्लक्स है, कितना टोटल फ्लक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन 0। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे 3 सरफेस हैं तो फ्लक्स कितने मिलेंगे, 3। एक मिलेगा फ्लक्स थ्रू ए प्लस एक मिलेगा फ्लक्स थ्रू
बी और एक मिलेगा फ्लक्स थ्रू सी, 3 फेस है। चलो टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन 0। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना था, Q था, तो Q बाय एप्सिलॉन 0। जितना चार्ज किसी बॉडी के अंदर होता है वो उसको एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करते हैं तो टोटल चार्ज मिल जाता है। फाई ए मतलब ए वाले का फ्लक्स, बी वाले का फ्लक्स इन्होंने बता रखा है कि बी वाले में जो फ्लक्स है वो फाई है। देखो इन्होंने बताया इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस बी, कर्व सरफेस बी का फ्लक्स कितना है, फाई है। सी वाले का जितना ए का उतना सी का। भाई ए और सी दोनों एक जैसे सरफेस एरिया होंगे तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा, इक्वल। अब यहां से अगर इसको लिखें तो मैं लिख सकता हूं 2 फाई ए, इस फाई को इधर भेज दो तो कितना बचता, Q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस फाई, ऐसा हो जाता। लाना क्या था, फ्लक्स ड्यू टू ए सरफेस, तो ए वाले से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो ए वाले का फ्लक्स कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 1/2 ब्रैकेट ऑफ Q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस ऑफ फाई। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर मैच करा लो, 1/2 कहाँ लिखा, Q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस फाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये पैटर्न भी समझना है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन याद कर लिया, पैटर्न समझना है ना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं जो बता रहा हूं ना उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है ना, पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज ई। भाई रेडियस r का स्फेरिकल सेल है, ये हो गया सेंटर, ये रेडियस हो गई r, ठीक है। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 3r/2 यानी कि ये हो गई डिस्टेंस 3r/2। वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो कितना है, E है, ठीक है। 3r/2 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ठीक है, E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से r/2 में, मतलब हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यही डिस्टेंस हुई ना r/2। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेल के अंदर 0 होता है, कितना होता है, 0। किसी भी सेल की बात करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, 0। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, मैक्सिमम, सरफेस में मैक्सिमम होगी और इनसाइड द सेल 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल क्या होगा, 0, ठीक है। इसका ग्राफ भी पूछा जाता है तो ग्राफ भी बना लेते हैं, कभी कभी ग्राफ आता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेल बना लेते हैं ना ऐसे करके, तो सेल के अंदर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, जहां सरफेस में आएंगे वहां मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मान लेते हैं सरफेस की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इसके बाद जैसे ही सरफेस से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है रेडियस इसका, कैपिटल R। इसके बाद जो है वो स्मॉल r लिख लेते हैं, यानी कि आउटसाइड द सेल। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका भी कंप्लीट। अगले पे आज, अच्छा इससे रिलेटेड एक और चीज बता देता हूं। अगर यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता इसके अंदर, पोटेंशियल जो होता इनसाइड और जो सरफेस में होगा वो क्या होगा, इक्वल, यानी कि मैक्सिमम। ये ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल जो इनसाइड द सेल, सेंटर में भी पूछेगा तब भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा। जितना सरफेस में पोटेंशियल उतना अंदर हर जगह पे पोटेंशियल रहेगा। मतलब इनसाइड द सेल और सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल, और मैक्सिमम रहेगा। सेंटर में अगर 10 है, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। जैसे ही आउटसाइड जाते हैं पोटेंशियल हमारा कम होता है। तो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, अगर स्पेस हो तो यहाँ देख लेते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ इधर देख लेते हैं, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो गया पोटेंशियल का टर्म, तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा सेंटर में। जैसे जैसे आगे जाएंगे सेंटर से आगे जाएंगे सरफेस तक तो पोटेंशियल एक जैसा रहेगा, एक जैसा। जैसे सरफेस में आ जाएंगे मैक्सिमम है, इसके बाद सरफेस से आगे गए तो
पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं। ठीक है, सभी चीजें सही आ रही हैं, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। ये मैं जो पीडीएफ है ना, इसका मैं टेलीग्राम में पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विद इन एक्सिस मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहला ये डायपोल की लेंथ दी है, तो लेंथ हम लोग 12 लेते हैं, कितना है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले, तो ये आ गया इतना मीटर। और एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री बना रहा है, कहां से, एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा कितना हुआ 60। एक्सपीरियंसेस टॉर्क, टॉर्क कितना लग रहा है 4 लग रहा है ना, न्यूटन मीटर। इसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया था 23 में, ठीक है। चार्ज ऑफ डायपोल दिया 8, तो चार्ज क्यू को लिख लो, 8 नैनो कूलम है। नैनो कूलम मतलब 10 की पावर -9 कूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला लगता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या लगता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी को लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l, और ई को ई, और साइन थीटा को साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्यू को सॉल्व करना था, सॉरी क्या लाना था, ई सॉल्व करना था। तो ई इक्वल टू कितना होगा, तो ई को क्या लिख सकते हैं, टाउ अपॉन में क्यू इंटू 2l इंटू में साइन 60। वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। टाउ की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारा लग रहा है टॉर्क। क्यू कितना है 8 इंटू 10 की पावर -9। लेंथ कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया। साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। और कुछ रह गया, नहीं रहा, यही है ना, 60 एंगल दिया है। देख लो एक बार, डायपोल लेंथ इतना व्हेन प्लेस्ड विद इन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस चार्ज ऑफ डायपोल इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंगल का विशेष ध्यान रखेंगे ना। चलिए इसको 4 से 4 कट हो गया, इसको कट कर दो, कितना आया 4 आया, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये 4√3 आ रहा, 10 की पावर कितना है -9 और -2, 10 की पावर 11 हुआ, ऊपर गया तो ये हो गया हमारा 10 की पावर 11 प्लस का, और यहाँ 4√3 बचा, क्या बचा 4√3। और कोई डेटा तो नहीं है, ये भी हो गया, ये भी था। बाकी सारे डेटा एक बार चेक कर लेना ना, क्यू को मैंने सही लिखा है कि नहीं, 12 सही है कि नहीं, साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन दिए नहीं है, इसके लिए अपन इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक और पैटर्न। इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है। तो टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, P क्रॉस E। क्या होगा P क्रॉस E, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, यही पूछा गया है, P क्रॉस E। ध्यान रखेंगे जब कभी साइन एंगल आता है, क्या आता है, साइन एंगल आए दो चीजों के बीच में, P साइन थीटा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर यही कॉस एंगल होता तो ये डॉट प्रोडक्ट होता, ठीक है। ये आपको पता होगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। एक और चीज देखें, मैक्सिमा मिनिमा की बात करता है, तो जब साइन एंगल किसी के साथ हो, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम वैल्यू होगी जब एंगल कितना होगा 0, थीटा कितना हो 0, थीटा अगर 0 तो टॉर्क क्या होगा मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो थीटा क्या होगा 90, साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क जब आएगा उस समय क्या होगा PE हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमने कितना रखा 90 डिग्री। ये भी ध्यान रखेंगे, मतलब साइन एंगल कहीं पर है, मिनिमम वैल्यू बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो थीटा कितना रखेंगे 0, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। मतलब थीटा 0 है तो टॉर्क मिनिमम, थीटा यहाँ मैक्सिमम है यानी कि 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है। साइन पे ध्यान रखेंगे, है ना, कॉस पे उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released। एक पार्टिकल, इसका मास q और चार्ज, मास m है और चार्ज q है, उसको रेस्ट में रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस बाय, जब ये मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया यहाँ पर, और ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, ये लिया हमने चार्ज पार्टिकल q। अब ये जब मूव करेगा
कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस, तो इसके पास ये कितना वर्क डन करेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन भी तो लिख सकते हैं भाई, जब ये मूव करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तो वर्क डन लिख दो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो फोर्स कितना लगता है, QE, कितना लगता है QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन मिला लो Q/E/y, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का Q/V भी होता है, क्या होता है, Q/V भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जाता है। Q/V काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल में हो। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ प्लेन ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो दे दिया भाई साहब, ए लिखो चाहे एस लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं सरफेस एरिया को 1 लिख देता हूं। विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर का, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा कितना बनना 30। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपसे पूछा क्या है, फ्लक्स पूछा है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एंगल पर, कि थीटा एंगल क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमारा सबको पता है कि ई सरफेस एरिया कॉस थीटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, थीटा क्या होगा उस पर ध्यान दे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ प्लेन, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन अ प्लेन ऑफ एरिया दिस ऑन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब कभी प्लेन एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसे 90 में से कम करना है। तो प्लेन एंगल कितना बना रहा, 30 डिग्री, तो 90 में से कम करो तो कितना बनता, 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 रखा, सरफेस एरिया 1 है, और इसको क्या लिखा, cos 60 डिग्री, ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया phi = 2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कट हुआ कितना आया 1, कितना आया 1 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं इसके लिए लाइन लिख देता हूं यहां पे। पहला ये है प्लेन मेकिंग व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है प्लेन, मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है तो कितना होगा 0। अगर पैरेलल है, व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पैरेलल है तो थीटा कितना बनेगा, पैरेलल है मतलब हमें 0 लग रहा है, लेकिन यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। ऐसा इसलिए होता है भाई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैं प्लेन को ऐसे रखूँ, ये तो पैरेलल हुआ ना, तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एंगल कितना हो 90, सेकंड वाला केस। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, प्लेन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जा रहा, तो थीटा कितना बनता 0। तो जब प्लेन कभी एंगल बनाए तो 90 में से कम करना है, इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 19 में आया हुआ था, हो सकता है इस बार इसका क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है, 2 चार्ज ए, क्या लिखा है, 2 चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज +q एंड -q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे 2 चार्ज रखे हैं, एक है +q एक है -q, ये वाला ले लिया +q, ये ले लिया -q, कितनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसके बाद क्या बोला है, 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, ए का 25% बी को दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। एक चीज बताओ, जब ए वाले का मैं 25% चार्ज, इसका 25% कम करो तो 25% मतलब हुआ q/4, कितना हुआ q/4, तो ये नेट बचा हमारा 3q/4, यही बचा है नेट। इसका 25% इसको दे दिया तो इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, q/4, भाई q/4 इसका कम किया, इसका 25% हमने इसको दिया तो इसका 25% कम हुआ, 25% मतलब 1/4, तो q/4 कम किया और इसको दे दिया तो q/4 इसमें ऐड कर दिया, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 3q/4। चार्ज ये हो गए दोनों, और दोनों डिस्टेंस पे तो एक ही डिस्टेंस पे रखे हैं, डिस्टेंस तो चेंज कर ही नहीं है। फोर्स हमें पता है कि जो नया फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 होता है। क्या होता है, q1 q2, तो q1 कितना है 3q/4 और q2 कितना है -3q/4।
फाइनली हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, और ये Q1 ये Q2 नाम दे दो, Q1 Q2 दे दो या Q और Q दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसको मैंने Q इंटू Q कर दिया, तो 9/16 हो गया, यानी कि 9/16 9/16 F। भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, F डैश इक्वल टू 9/16 F। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ कांस्टेंट के भी आएगा, उसका लोड नहीं लेना है ना आपको, तो सीधे ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। तो Q1 कितना, ये Q2 इतना, तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 9/16। एक चीज और भी होती है, कभी कभी डिस्टेंस भी चेंज करता है ना। तो डिस्टेंस चेंज करे तो डिस्टेंस का क्लियर होगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहता है। डिस्टेंस जैसे चेंज करे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला, डिस्टेंस और चार्ज दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, ये पढ़े मेरे? चलो, लिखा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी पे दो चार्ज रखे, प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों के बीच की लेंथ 2l दी हुई है, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब बोला क्या है, C इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। C मिड पॉइंट है, मतलब ये भी L है और ये भी L है, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल CRD। C से एक चार्ज Q को लेना है, कैपिटल Q को, और यहां से मूव कराते हुए D पे ले जाना है। ये लेंथ L है, गिवन नहीं थी, यहाँ पर डायग्राम में मिसिंग है, L है भी लेंथ। लेंथ क्या है, सेम है। अब हमें C से चार्ज को D पे ले जाना है, तो कितना वर्क डन होगा। तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला समझे भाई। वर्क डन को हम लिख सकते हैं Q इंटू वी। क्या लिखते हैं, Q इंटू वी, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला भाई। V इक्वल टू W/Q होता है, तो अगर W निकालेंगे तो क्या आएगा, Q इंटू वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे Q इंटू वी करें तो Q को मूव कराना था, V कहाँ पर भाई, यहां से उठाया और यहां ले गए, तो फाइनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनिशियल का पोटेंशियल कम होगा, ऐसे लिख दिया, VD माइनस VC। अब हमें सिर्फ क्या करना है, C और D का पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल अगर C का सॉल्व करूं तो कितना आता, यहां पे पोटेंशियल सॉल्व करना है, इसके थ्रू जितना पोटेंशियल यहां होगा इसके थ्रू उतना पोटेंशियल यहां होगा। भाई पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। इस वाले चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। इस वाले से लेते तो क्या था, माइनस का KQ/R। भाई R तो दोनों के लिए L और L है, ये वाला प्लस चार्ज है, वाला माइनस चार्ज है, तो ये कितना आता, 0। मतलब C पे पोटेंशियल कितना आया, 0। मिड पॉइंट पे 0 आया, क्यों, दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज से। अब D पे आते हैं, तो D यहां पर है, पहले इस वाले चार्ज से आप पोटेंशियल सॉल्व करो, क्या होता है, KQ/R। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 2l और L कितना हो गया, 3l। ये हो गया प्लस Q वाले से D पॉइंट पे पोटेंशियल। अब माइनस Q वाले से D पे सॉल्व करें तो माइनस KQ अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, L। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना KQ/R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, KQ/R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन है, K कॉमन है, Q कॉमन है, L कॉमन है, क्या बचा, 1/3 माइनस 1 बचेगा यही। तो इसको अगर सॉल्व करें तो D का पोटेंशियल कितना आया, ये लिखा KQ/L, ये आएगा 1 माइनस 3, यानी कि कितना बचा, माइनस का 2/3। ये आ गया हमारा D का पोटेंशियल। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखें, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखें तो वर्क डन कितना आता है, W इक्वल टू Q को Q लिखा, VD माइनस VC, तो VD का वैल्यू तो ये है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2/3 KQ अपॉन में L, यानी कि इसको अगर सिस्टमेटिक लिखे तो माइनस 2/3 K स्मॉल q कैपिटल Q/L। अब इसके आगे जैसा पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चले जाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। हो सकता है K की वैल्यू रख दे 1/4πε0, अगर बोले तो रख देना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले पैटर्न पे आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल नहीं आते, आप ये ना सोचना कि टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, ये मैं पहले आपको बता दूं, है ना। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, टफ मतलब जो थोड़ा लेंदी रह जाते हैं, वो वैसे भी वहां पेपर में करने में दिक्कत आएगी आपको, या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक है। तो आप लोग अभी ऐसे क्वेश्चन करो जो आपसे बन रहे हैं, नए क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझो उन्हें कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। पैटर्न समझते जाओ, पैटर्न अगर आ गया तो उस पैटर्न का क्वेश्चन आप कर लेना, इस हिसाब से करना है उसे, ठीक है।
चलिए 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, 27 ड्रॉप है मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप तो 27 हो गई। सेम साइज हैज पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल ईच, मतलब एक की एनर्जी बता दी है कितना है 10 जूल, छोटी वाली ड्रॉप है ना। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप बना दी मिलके। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। मैं पहले आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, है ना, पहले अपन कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो जब कभी ऐसा हो छोटी छोटी ड्रॉप को मिला के बड़ी ड्रॉप बनाई जाए, तो बिगर ड्रॉप का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा n इंटू स्मॉल ड्रॉप का चार्ज। बिगर ड्रॉप का जो रेडियस रहेगा वो रहेगा n की पावर 1/3 स्मॉलर वाली ड्रॉप का रेडियस। बिगर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस रहेगा वो n की पावर 1/3 छोटी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस। बिगर ड्रॉप का जो वोल्टेज रहेगा पोटेंशियल n की पावर 2/3 और छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल। अब बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा n की पावर 5/3 छोटा u। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा दूं भाई, यहाँ लगा दो तो u इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो u को मैंने u लिखा, n की पावर 5/3, n कितना है 27 की पावर 5/3 इंटू छोटा u मतलब 10। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला। अब यहाँ वैल्यू रखो तो कितना है 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये लिखा है 5/3 और इंटू 10 था ही। 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 5 कितना हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आई इंटू 3 आई इंटू 10 आई, यही हुआ ना भाई। 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, और 27 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 9 90 है एक तरह से, जीरो इधर लगा लो, तो 9 का 9 त्रिक 27, 9 सते 63, सॉरी 9 सते 63 की 3 आई, बचा कितना 6, और 9 दुनिया 18 और 6 18 और 6 कितना हो गया 18 से 24 जूल। 2430 पहला आंसर आया। ठीक है, तो ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया। आपको सिर्फ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A short electric dipole has dipole moment 16 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ये डायपोल मोमेंट दिया है भाई साहब, कितना दिया है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना, यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में कहीं दिया रहता है तो उससे में कन्वर्ट करना है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, मतलब डिस्टेंस दे दिया है 0.6 मीटर पे, आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड एट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है, और आपको बताना है क्या है पोटेंशियल। तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की एट एनी जनरल पोजीशन, तो क्या लिखते थे के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करो, तो ये लिखा के की वैल्यू कितनी है, के को लिखा मैंने 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सॉरी पावर माइनस 9 इंटू कॉस थीटा कितना कॉस 60 क्या होता है 1/2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट करो कितना आया 8 आया। ठीक है, और क्या बचा 8 और 9 का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे लिखा रहने दो 8 इंटू 9, पावर देख लो 10 की पावर माइनस 9 से माइनस 9 गया, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, इसका पॉइंट हटाया एक और 10 आ गया, नीचे कितना बचा 6 इंटू 6 36, 9 से कैंसिल 9 चौक 36, 4 बढ़ गया, 4 से इसको कट करो 2 आया, 2 इंटू यानी कि 200 वोल्ट। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है वैसे भी, आपको मेन तो पैटर्न समझना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। ये फॉर्मूला होता है एट एनी जनरल पोजीशन, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। जब डायपोल से थीटा एंगल पर हो तो वहां पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा 200 आ रहा, देख लो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझने, फिर बोल रहा है ना पैटर्न में अलग अलग टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए
क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो स्फीयर हैं, चार्ज हैं, उनकी रेडियस r1 r2 है, उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ध्यान ये रखना, जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों चार्ज बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्या सेम हो जाता है? पोटेंशियल व्हेन दे कनेक्टेड। जब भी कभी दो चार्ज बॉडी कनेक्ट होगी तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हो गया। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकाल लेंगे अपन। पहले एक काम करो, पोटेंशियल सेम होगा ये पता है, तो के क्यू बाई आर लिख लें। तो इसको लिख दिया के क्यू वन बाय आर वन इक्वल टू के क्यू टू बाय आर टू। तो के से के कैंसिल, यहाँ से मैं Q1 बाई Q2 निकाल लेता हूँ, हो सकता है कहीं काम आए। तो ये R1 बाई R2 आ गया, ये Q1 बाई Q2 का वैल्यू आ गया। अब ये काम आएगा कैसे? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले में काम आता है भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। भाई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो क्यू सिग्मा है वो किसके? Q बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। यही है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू, भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये इन्वर्सली है, तो ये हो गया R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 बाई Q2 आंसर R के टर्म्स में दिया है, तो Q1 बाई Q2 को R1 बाई R2 लिख लो, R1 बाई R2 लिख लो, और ये था हमारे पास R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर था। तो एक R2 से एक R2 कट हो गया, R1 से R1, यानी कि आंसर क्या है? R2 बाय R1। ये आंसर है R2 बाय R1, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो पैटर्न ये ध्यान रखना कि सिग्मा और आर यूनिवर्सली होते हैं, सिग्मा और क्यू डायरेक्टली होते हैं। हो सकता है कभी ऐसा हो कि क्यू के टर्म्स में आंसर दे देता है ना, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अब बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। बुलेट का मास दिया है कितना है? 2 ग्राम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3 kg। और चार्ज कितना दिया है? क्यू की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सीलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ दिस। स्पीड बता दी है, स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल पूछा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से भाई। m दिया है, v दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी भी बोलते हैं भाई। पोटेंशियल का जिक्र हुआ है तो v q इंटू वी लिख सकते हैं, और हाफ mv स्क्वायर को ऐसे लिख दो। वैल्यूज रखना है हमें, v सॉल्व करना है तो v को निकालो, तो v इक्वल टू क्या होता? q को नीचे भेजो, हाफ m v स्क्वायर बाय q। वैल्यूज रखते हैं, हाफ को हाफ लिखा, मास है हमारा 2 ग्राम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3, यही है। और v कितना है? 10, 10 का स्क्वायर करो कितना हो गया? 100 अपॉन q कितना था? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6। ये 2 से ये 2 कट हो गया, ये 2 से इसको कट करो, 50 आया। ठीक है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट हो गया, 10 की पावर -3 बचेगा, ऊपर गया 10 की पावर +3 हो गया। ठीक है, जस्ट तो ये v की वैल्यू कितनी आती है? v आ गया हमारा 50,000 है, देख लो किलो वोल्ट में दिया है, तो 50 kV लिख दो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके का 50,000 भी दे सकता था, 5 इंटू 10 की पावर 4 दे सकता था, 50 इंटू 10 की पावर 3 दे सकता था, या 50 किलो वोल्ट, एक ही बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिक चीज़ों का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो ताकि उन लोगों को मिलता रहे डेटा कि क्या है भाई। हो सकता है कभी इनमें से क्वेश्चन आ जाए सेम, तो फिर क्या होगा ना, आपको ये अफसोस होगा यार उस दोस्त को भी बोल देता है यार, बताने में मज़ा आएगा। नहीं तो पता लगेगा आपने तो कर लिया, दोस्त रह गया, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा यार। उसको बताओगे कि यार मेरे को पता था, आपको तो पता था और उसको पता ही नहीं चला। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज q एंड एरिया a। फोर्स पूछा है। सबसे पहले देखें, यहां पे हमने क्या किया? एक प्लेट बना दी, ये कैपेसिटर है, ठीक है।
अब बोला क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A इज, मतलब पहले फोर्स निकालें दोनों के बीच, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। भाई ये वाला चार्ज इस पे फोर्स जब लगाएगा तो कितना लगाएगा, Q इंटू ई। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो फोर्स कितना लगाता है, Q इंटू ई। चलो Q को Q लिखो, E कितना होगा, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाएगी, तो एक प्लेट जब फोर्स लगाती है तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। एक सिंगल प्लेट मेटल की अगर है, प्लेट है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। Q को Q लिखो, सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाय A और 2 एप्सिलॉन 0 को ऐसे लिख दो, तो फोर्स तो भाई साहब हमारा आ गया F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन 0। ये फोर्स आप डायरेक्ट याद रखना, हो सकता है कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपसे, या तो वैल्यूज दे दे या तो फॉर्मूला ही पूछ ले। अब इनमें ऑप्शन दिया है, क्या लिखा था, डिपेंड किस में करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑप्शन तो यही करेक्ट होना चाहिए, बाकी आगे पढ़ लो। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ये भी सही है ना, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये भी हमारा है, मतलब हमारा जो फोर्स है इंडिपेंडेंट है, सही है। लीनियरली प्रोपोर्शनल ये गलत है, लीनियरली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये भी गलत है, ये भी नहीं होता। और क्या पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनवर्सली डिस्टेंस, ये भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट रहता है, क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लो, ये देखें क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ये लो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, मतलब कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटी C और डिस्टेंस प्लेट के बीच का D है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज, पूछा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो भाई फोर्स कितना लगता है, अभी आया था Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन 0, ये लो देख लो आंसर देख लो भाई, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन 0 बराबर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऑप्शन में तो C और V के टर्म्स में दे रहा, तो एक काम करो भाई साहब, Q को CV लिख दें, Q को क्या लिखते हैं C इंटू V, और एप्सिलॉन 0 वाला भी नहीं दे रहा। अच्छा एक चीज और है, C को हम लोग लिखते हैं A एप्सिलॉन 0 बाय D, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, तो यहां से A एप्सिलॉन 0 को C इंटू D नहीं लिख सकते, तो A एप्सिलॉन 0 का काम हो गया, 2 को 2 लिखा, A एप्सिलॉन 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C इंटू D, तो हमारा फोर्स कितना आ गया, C से C कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा हमारे पास, C V स्क्वायर अपॉन 2D, भाई एक C से एक C कट गया, क्या बचा C V स्क्वायर अपॉन 2D, देख लो कौन सा है, C V स्क्वायर अपॉन 2D, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, मतलब एयर जब रखा है तो कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैरड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30, जब मीडियम रखा तो कितना हो गया, 30 माइक्रोफैरड, ठीक है। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज, मीडियम की परमिटिविटी बताना है, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी कि इसको मैं लिख सकता हूं K इंटू C0, ये पता होगा भाई, हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में K टाइम्स हो जाता है एयर का, कैपेसिटेंस मीडियम पे K टाइम्स हो जाता है एयर का, यानी कि मीडियम पे जो कैपेसिटेंस होता है K टाइम्स एयर का रहेगा, ऐसा हमेशा, हमेशा कुछ भी हो जाए। तो यहाँ भाई K की वैल्यू ले आते हैं, C0 के नीचे भेजो, तो K कितना आ गया, 30/6, यानी कि कितना है, 6 पंचे 30, 5 आया, K की वैल्यू 5 आ गई,
पूछा था एप्सिलॉन, तो मैं के को ऐसे नहीं लिख सकता, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन की वैल्यू लाओ तो के इंटू एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू 5 है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 में 5 का मल्टीप्लाई, बराबर है 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 की 5 आया, 2 बचा, 5 8 40, 2 42 की 2 आया, 4 बचा, 5 8 8 5 40, 2 42, 42 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻12, आंसर मिला लो। देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा ये और ये बचा। अच्छा पावर देख लो भाई, इसको 2 पॉइंट अगर लेके जाता 2 पावर कम हो जाती, तो आंसर नंबर डी आएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0.42 इंटू 10⁻10, भाई 2 मैंने पॉइंट आगे बढ़ाए, बराबर 2 पॉइंट आगे बढ़ाए मतलब क्या करा मैंने 100 से, देखो 2 पॉइंट आगे बढ़ाए मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड भी करा, डिवाइड करा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ। सबसे पहला हमेशा ध्यान रखना, सी जो रहेगा मीडियम पे वो के टाइम्स एयर का रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे, फोर्स मीडियम पे, पोटेंशियल मीडियम पे, ये इन्वर्सली रहते हैं के से। अगर डायरेक्ट कभी पूछे कि मीडियम अगर बढ़ा रहे हैं यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, पोटेंशियल भी कम होता है, फोर्स भी कम होता है। वो एक केस अलग है जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते थे, वो केस अलग है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली अगर पूछे व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीज कर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी इन्वर्सली, फोर्स भी है और पोटेंशियल भी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर है सीरीज में लगा दिया, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सीएस, सीएस ले लिया भाई। पहले सीरीज की बात करें अगर तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, कितना आ गया 3/c, यानी कि cs की वैल्यू क्या आती c/3, पहला तो ये हो गया। इसके बाद बोला तो सेम 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो cp क्या होता है c1 प्लस c2 प्लस c3, कितना आता 3c, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बोला क्या देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम cp, फाइंड द रेशियो cp एंड cs, तो cp और cs का रेशियो लाना है, cp की जगह 3c और cs की जगह c/3, ये 3 ऊपर जाएगा, c से c कट जाएगा, 3 ऊपर गया कितना है 9 आया, यानी कि 9:1, cp/cs की वैल्यू, ये ध्यान रखना cp/cs है 9:1, ठीक, कॉमन सी बात है, पैरेलल में ज्यादा बड़ा होगा ना, कैपेसिटेंस पैरेलल में बढ़ता है, ऐड होता है ना पैरेलल में, ये आ गया हमारा इसका, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसे, लिखा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज, ये डायग्राम दिया है, इक्विवेलेंट बताना है। सबसे पहले समझे ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का शेप है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के शेप में सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन होती ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S, तो P/Q इक्वल टू R/S चेक कर लो। सबसे पहले क्या चेक करो, P/Q इक्वल टू R/S, ये तो मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 6/6 अपॉन 6/6 बनाएगा भाई, 6P/Q इक्वल टू R/S, आ रहा है 1, मतलब बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन अगर है तो ये वाला कैपेसिटेंस में करंट जाएगा ही नहीं, जब करंट जाएगा नहीं तो ध्यान से देखे ये वाला कैपेसिटर सीरीज में हो गया भाई, अगर यहां से करंट आता तो ऐसे जाता, बराबर है। और इधर वाले में अगर देखें, इधर वाले में क्या होता, करंट ऐसे अगर इधर आता तो एक करंट ऐसे जाता, बराबर है भाई, करंट 2 पार्ट में जाता, एक इधर जाता एक इधर जाता, तो ये 6 और 6 कैसे हो गए सीरीज में। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यही सॉल्व कर लो। ऊपर मैं C1 ले लेता हूँ, C1 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, सीरीज में यही होता है, बराबर है। तो कितना आता 36/12, कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। C2 अगर निकालते तो भी ये आता 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये कितना आता 3 माइक्रोफैरड, मतलब ये यहां से आया 3 और यहां से आया 3,
ये ऊपर वाला हो गया C1 इन दोनों को मिलाने के बाद, और ये वाले मिलाया तो क्या बन गया C2। अब C1 और C2 अगर ध्यान से देखें तो ये वाली ब्रांच ये ब्रांच कैसी पैरेलल में, अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल होता है C1 प्लस C2 यानी कि C1 प्लस C2 यानी कि 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे इसके कई अलग अलग स्टेप भी बनते हैं, कभी कभी इसको ऐसे ही बना दिया जाता है, आपने पढ़ रखा होगा। ऐसे है ना, ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज का ही शेप है, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसकी जगह कैपेसिटर भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जो लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि हाँ ऐसा है। अब ज़्यादा देखो समय रह नहीं गया है, शेयर कर दो, बाकी पढ़ाई करो, डबल स्पीड में लगा लो, 1.5 में लगा लो, जैसे भी लगाना हो, टाइम ज़्यादा है नहीं, समय समय में पढ़ते रहो, एक बार रिकॉल करते रहो, और जितने फॉर्मूले हो सके उतने फॉर्मूले आप पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद,